अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज 5वें चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया। औसतन करीब 56% के आसपास यूपी में पोलिंग हुई है, जो सामान्य के मुकाबले, पहले के चुनाव के मुकाबले कम है। कम वोटिंग की परेशानी इस बार भी रही। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कारण मौसम भी हो सकता है, उसका कारण वोटरों की अरुचि भी हो सकती है। इस बार की इन 14 सीटों पर क्या मुद्दा रहा, किस पार्टी की हवा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन से मुद्दे चले और कौन से मुद्दे बेदम हो गए, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज अवध में चुनाव था, बुंदेलखंड में भी चुनाव था। कैसरगंज से शुरू हुआ ये क्षेत्र अयोध्या होते हुए, बाराबंकी से लखनऊ होते हुए, मोहनलालगंज से अमेठी, रायबरेली के बाद फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और झांसी, इस इलाके में चुनाव था। इसमें अवध का भी इलाका, तराई का भी कुछ इलाका और बुंदेलखंड का इलाका, दोआबा का भी इलाका, यहाँ पर चुनाव था। बहनों भाइयों, ये जो क्षेत्र है बड़ा पॉलिटिकल क्षेत्र है। यहाँ आपको हर गली में नेता मिल जाएंगे और हर चौराहे पर विश्लेषण करने वाले। लिहाजा इस क्षेत्र के लोगों का जो मूड है, ये मूड परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है ईस्टर्न यूपी, यानी पूर्वांचल की सोच क्या है, पूर्वांचल के मतदाता का वोटिंग बिहेवियर क्या है और उसका वोटिंग पैटर्न क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में 14 में से 13 सीट जीतकर उसने अपना जलजला कायम किया था। 2019 में सिर्फ रायबरेली कांग्रेस जीत पाई थी। अमेठी में भी राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली, अमेठी और लखनऊ। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव और 2019 के चुनाव में बड़ा अंतर है। मैंने पूर्व की डिबेट में भी आपके समक्ष ये बात रखी थी और आज फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि इस बार का चुनाव घनघोर जातिवादी चुनाव है। इस बार अगर कुछ चल रहा है फील्ड में, सबसे ज्यादा जनता के बीच अगर कोई चीज सबसे अधिक चल रही है तो है जातिवाद। जनता जाति के आधार पर वोट कर रही है। अपनी अपनी जाति के आधार पर वोटिंग का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो 2007 के बाद जो फार्मूला नहीं चला था उत्तर प्रदेश में, वो फार्मूला अब लोग चलवा रहे हैं, जनता के बीच चल रहा है। जातिगत गौरव, जातिगत प्रत्याशी और जातियों के खांचे में बटी हुई जनता। विकास वगैरह की बात तो बहुत पीछे छूट गई, अब जातियां चुनाव लड़ रही हैं और ये एक खड़ी सच्चाई है। सामान्य तौर पर ऐसी सच्चाइयां लोग ना बोलते हैं, ना सुनना चाहते हैं, पर करते वही हैं, जातिवाद। रोजगार का मुद्दा चरम पर रहा यूथ के बीच। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जिन्हें टिकट दिया गया है, उनको क्षेत्र में नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के संगठन के नेताओं से, पूर्व विधायकों से और मौजूदा विधायकों को भी बीजेपी के प्रत्याशियों को लड़ना पड़ा है। बीजेपी के प्रत्याशी इस बार सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, अपने भीतर भी लड़ रहे थे। उनके यहाँ की भी गुटबाजी, उनके यहाँ भी खेमेबंदी इस बार ऐसी दिखाई पड़ी जो कभी विपक्ष की बीमारी थी, वह बीजेपी को भी लगती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश पूरी कोशिश की इस इलाके में खुद को दोबारा से खड़े होकर विपक्ष को मजबूत चुनौती देने के लिए। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव इस इलाके में मुख्यतः यह ओबीसी, बीसीज और दलितों के मिक्स का इलाका है। इधर अधिकांश आबादी आप पाएंगे, मोर देन 70% इधर की जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट है। इसके बाद फिर अपर कास्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो इतने पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित कर पाए। इधर का चुनाव कौन प्रभावित कर सकता है? ओबीसी और दलित समाज। और इस बार जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जिस तरह का एजेंडा अपोजिशन ने चला रखा है, बीजेपी के पास उसको जवाब देने का कोई नया फार्मूला नहीं है। इस समय क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है, आरक्षण चल रहा है, संविधान बचाना शब्द चल रहा है, रोजगार चल रहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपया चल रहा है, बेरोजगारों को 1 लाख रुपए साल के उनके अकाउंट्स में आएंगे, ये चल रहा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का क्या चला? बहनों भाइयों, मोदी का व्यक्तित्व,
उनका चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी, उनके किए गए काम, उनकी बेनिफिशियरीज स्कीम, ये झूम कर चली, वरना हालात दूसरे होते। प्रधानमंत्री मोदी की जो क्रेडिबिलिटी विशेष तौर पर महिलाओं में है, उसकी काट अपोजिशन के पास अब तक नहीं है। महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता वही है, विशेष तौर पर मध्यम वर्ग की महिलाओं में, शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं में, जिन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है। मर्दों में हो सकता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो, पर महिलाओं की ओपिनियन में मेजॉरिटी उन्हीं की है। यह वो चीज है जो बीजेपी को बड़ी ताकत और रफ्तार देती है। हिंदुत्व का चेहरा, राम मंदिर, धारा 370, बीजेपी का एग्रेशन, राष्ट्रवाद, 2047 का में विकसित भारत की परिकल्पना और हिंदू प्राइड, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इंटीग्रिटी, उनके काम का तरीका, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स माफियाज एंड गुंडाज। ये चीजें हैं जो बीजेपी को एज दे रही हैं, बढ़त दे रही हैं। लेकिन उस बढ़त को रोकने में विपक्ष बहुत हद तक कामयाब भी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव है। इस बार का चुनाव करारी टक्कर का चुनाव है और कंफर्टेबल कोई नहीं है, 2-4 लोगों को छोड़ दे तो। हर जगह कड़ा मुकाबला हुआ है, परिणाम कोई भी हो सकता है। डेमोक्रेसी अंत में जो जीतता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वो निर्वाचित होता है। लेकिन इस बार का चुनाव अपोजिशन भी नहीं कह सकता, कोई और नहीं कह सकता कि सांप्रदायिकता के आधार पर है, धार्मिक उन्माद के आधार पर है, या कम्युनलिज्म पे चला गया, या मुसलमान पे चला गया। बिल्कुल नहीं। अब्दुल इस बार घर पे ही है, अब्दुल निकला नहीं, मतलब वो मुद्दा बना ही नहीं। सांप्रदायिकता इस बार कोई मुद्दा नहीं, मुसलमान इस बार के चुनाव में मुद्दा है ही नहीं। ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो चुनाव को परिवर्तित कर सके। इस बार का मुद्दा जातियों में बटा हुआ समाज है और अपने अपने विकास के कार्यक्रम हैं जो बीजेपी ने प्रस्तुत किए, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा और कांग्रेस ने प्रस्तुत किए। जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस तो अब जीरो पे है, कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस लड़ी है। झांसी में लड़ी, रायबरेली में लड़ी, अमेठी में लड़ी, बाराबंकी में तो सर्वाधिक पूरे इस 5वें चरण में आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े? 69% वोट बाराबंकी में पड़े। सुरक्षित सीट है। कांग्रेस की तरफ से कौन? पीएल पुनिया के बेटे। बीजेपी से कौन? राजरानी रावत। 69% की रिकॉर्ड पोलिंग बाराबंकी ने करके दी। ये अपने आप में बेमिसाल बात है, दूसरों को सीखना चाहिए बाराबंकी से। क्या शानदार पोलिंग की, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है वहां पे। और बहनों भाइयों, बांदा चित्रकूट में बीएसपी ने भी ट्रायंगल कर दिया, त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां दोनों तरफ से पटेल प्रत्याशी थे बांदा चित्रकूट की सीट पर, बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, और बसपा ने वहां से मयंक द्विवेदी को लड़ा दिया। तो चूंकि जातिवाद हर जगह चल रहा है तो वहां भी चल गया, उधर मुड़ गए। शेड्यूल्ड कास्ट प्लस ब्राह्मण्स उधर मुड़े। तो इस बार का जो चुनाव है, कंफर्टेबल कोई नहीं, बस जातियों में जो अपनी अपनी जाति के वोट को आकर्षित कर ले रहा है उसका चुनाव तो चढ़ जा रहा है। बाकी फिक्स्ड वोट बैंक सबके पास हैं, अपोजिशन के पास भी फिक्स्ड वोट बैंक है, उनकी स्टार्ट ही वहीं से गाड़ी होती है। तो बीजेपी के पास भी अपना फिक्स्ड वोट बैंक है, उनकी शुरुआत भी वहीं से होती है। और इस बार के चुनाव में एक खास शख्सियत बहुत चर्चा में रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह, कुंडा के विधायक, जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तक वो बंद में खेल रहे थे, न्यूट्रल बता रहे थे, लेकिन मतदान होते ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनोद सोनकर के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। यानी उन्होंने अपने इरादे अपने समर्थकों को दोपहर में 1 बजे खुलकर कह दिया। तो अगले 4 घंटे बाकी थे उनके समर्थकों के पास अपने वोट डालने के लिए, पर्याप्त उन्होंने मैसेज दे दिए। तो जमीन पर हालात और मुद्दे इस बार बिल्कुल डिफरेंट हैं, लड़ाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। और इस बार का चुनाव बहुत कुछ नई कहानी को बताने वाला है और कहने वाला है। जो लाखों वोट से जीतते थे अब हजारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो हजारों से में रह जाते थे अब वो 6 डिजिट पार कर रहे हैं। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की इस दिलचस्प डिबेट को सीटवार आगे बढ़ाएंगे। यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है।
मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं, क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है। प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5वें चरण में जो वोट पड़ रहा है, ऐसा वोट पड़ रहा है कि आपके बगल की लोकसभा अयोध्या से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव अवस्थी जाने माने पत्रकार हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंशीधर मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, झांसी में एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार के संपादक रह चुके हैं, बुंदेलखंड के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। राजेंद्र सोनी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, 14 सीट पर चुनाव हुआ 5वें चरण में, आपके पास पिछली बार 13 थी, इस बार आपको बहुत टफ हीट का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात बदले बदले से क्यों दिख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि 2014 के चुनाव, 2017 के चुनाव, 19 और 22 हर चुनाव पर इसी तरह के विश्लेषण में हम आपके साथ कई बार बैठे हैं, और हर चुनाव मुझे लगता है जनता वोट डालती है, और हम कई बार चीजों को उस तरह से देखते हैं जो टर्नआउट हो रही होती है, लोगों के अपने अपने व्यू होते हैं, विचार होते हैं, तमाम तरह के सर्वे आते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लोगों का विश्वास मोदी जी और योगी जी पर बना हुआ है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो भी ये सारी बातें हैं डिबेट में, चर्चा में, अखबार में, ऐसी ही आती रही है लगातार 4 चुनाव में, और इस चुनाव में भी वही हाल है कि साहब ऐसा हो रहा है, यहां फाइट है, वहां फाइट है। सपा बसपा से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता था, जिसको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने धूल दूसरित किया। मुझे लगता है इस बार सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग चाह है, और मुझे लगता है पार्टियां अपना बात कहने के लिए जनता के बीच में गई भी नहीं है। केवल लोग इस परसेप्शन पे काम कर रहे हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल होना है, जनता अपने आप नाराज होकर इनको वोट दे देगी। मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह की संभावना कम होती है। आपको अपनी बातें, अपने इरादे, अपने कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपना नेतृत्व बताना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट, हर परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में अभ्यर्थी जितना लिख कर आता है नंबर उतना ही पाता है। तो मैं उस आधार पर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत की है, बूथों तक लोगों को लगाया, मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने क्या आप अपना किला बचाने में कामयाब होंगे? आपके पास 13 सीटें थी, 13 सीटें थी आपके पास, आप किला बचाने का बता रहे हैं। इस बार की 14 की 14 सीट रायबरेली सीट पे प्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है। ऑल राइट, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके मित्र दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले में आपका गठबंधन कोई सेंध लगाने में कामयाब होगा? आपको ऐसे ख्याल क्यों आते हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे हैं जहां बीजेपी को घेर लिए आपने? आप सभी को मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए ब्रजेश जी, जब 4 चरण के चुनाव हुए तो ये समझ में आ गया था उसी टाइम की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है चारों खाने चित हो चुकी है। अच्छा, आज 5वें चरण का चुनाव हुआ। 5वें चरण में चूंकि क्यूटो नहीं आता है, इसलिए हम लोग, क्यूटो एक ऐसा है जो इनका संसदीय क्षेत्र है जहां से लड़ रहे हैं, बाकी में 80 में 79 जो है इंडिया ब्लॉक जो है बहुत अच्छा लड़ रहा है और चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं हो गई? बात देखिए, कह रहे हो हम 80 में 79 जीत लेंगे। ये चूंकि चुनाव जो है जनता लड़ रही है आदरणीय विजय जी। आपने कहा ना, जातिगत जनगणना से लेकर के ओबीसी से लेकर, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 1989 में ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने का विरोध किया था। तो जब समय आ गया, तो आपके मुताबिक इस 5वें चरण में आपके कौन से मुद्दे जनता के बीच ज्यादा चले? देखिए, और आपको क्यों लगता है कि आप बीजेपी को घेर लोगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस दिशा में, बेरोजगारी, इस दिशा में इनसे जो है जनता सवाल कर रही है, लेकिन इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं।
ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी जो है उन्होंने धारा प्रवाह वही जो है निगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रखा है, वही हमेशा डिबेट में आकर के वही जो इनसे आज की तारीख में जनता इनसे जिन चीज़ों पे सवाल कर रही है उसका जवाब इनके पास नहीं है। हम तो नहीं कहते हैं संविधान खत्म करने की बात, और ना संविधान कोई खत्म कर सकता है और ना हम लोग इसको खत्म करने देंगे। ब्रजेश जी, इनके खुद के सांसद, इनके खुद के नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, मनमोहन बैद जी ने कहा, लल्लू सिंह जी जो प्रत्याशी खुले मन से उन्होंने कहा। कल तक तो आप रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ थी आपकी पार्टी, बयान आते थे। आज मैंने देखा कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ बयान दे रहे थे और आपकी पार्टी के प्रति सिंपैथाइज थे। क्या कोई डील हुई है रघुराज प्रताप सिंह से, पॉलिटिकल डील? देखिए, उन्होंने पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखा, और चूंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं उससे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय राजा भैया की वजह से इंडिया ब्लॉक को बहुत मदद मिल रही है, बहुत फायदा हो रहा है। किससे? राजा भैया के इस तरीके से न्यूट्रल होने से, जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है, ऑफिशियली आपका मोर्चे पे आ गए। जो एक पार्टी के सांसद जो पिछले 2 बार से सांसद हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसका मतलब क्या? आप बताइए, जब इंडियन इनकम्बेंसी है तो आदमी इंडिया आपका ओपन अलायंस है या सीक्रेट अलायंस है? नहीं, देखिए, हमारा कोई ना ओपन अलायंस है, ना मेरा कोई सीक्रेट अलायंस है, और ना ही कोई हम लोगों का लिखा पढ़ी में कहीं कोई अलायंस हुआ है, ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई सीट छोड़ी है। आप ये कहना चाहते हो कि राजनीति एक धर्मार्थ कार्य है और राजा भैया ने आपको धर्मादा में आपको सपोर्ट किया? देखिए, मैं ये धर्मादा कर रहे हैं आपके मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस बेबाकी के साथ उन्होंने राजा भैया का, जिनका एक अपना जनसत्ता दल, मुझे कल ये बताओ कि वो कौन से फैक्टर हैं कि राजा भैया को समाजवादी पार्टी के करीब लाए? एंटी इनकम्बेंसी। उनको लग रहा है ना कि आज देश का हालात, देश का जो है, अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमको इंडिया ब्लॉक का कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि अभी मैंने क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप, किसी भी लाइन की लीडरशिप, क्या राजा भैया से संपर्क में है राजनीतिक रूप से? नहीं, देखिए, अभी तो इस टाइप का कोई संपर्क हमने नहीं किया, ना हमने उनसे समर्थन मांगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जब समर्थन मांगा नहीं, आपने कहा नहीं, कोई बात नहीं चल रही है, जब तो अगला आदमी आपके लिए आपको फायदेमंद कैसे राजनीति? आपने कहा कि हमें बड़ा फायदा हुआ राजा भैया। उनका अपना एक दल है, उन्होंने जब एंटी इनकम्बेंसी की बात की, एक दल के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके खुद के विधानमंडल में उनके 3 विधायक हैं, और उनकी एक तो सर खुल के कहो ना कि आपका सीक्रेट पॉलिटिकल अलायंस है राजा भैया से। हम बार बार कहना, हमारा ना ओपन ना सीक्रेट, हमारा कोई अलायंस नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जो हालात हैं आज देश के, उन्होंने स्पष्ट कहा ना, वोट कास्ट करने के बाद 14 में कितनी सीट? 14 में 14 आपको? बिल्कुल। लखनऊ में? लखनऊ इतना अच्छा लखनऊ में हम लोग चुकी थे हो जाएंगे। ना ब्रजेश जी, वो तो हंसी तो तब भी आती जब 400 पार की बात करते हो कि कई जगह मैं कुछ कार्यक्रम में मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, स्वागत आपका। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं रायबरेली में फंस गए आप। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें, बातों का क्या कहना, बातें हैं, कहने दीजिए उनको, उनका अपना हक है। लेकिन मैं इस चुनाव पर ना सीटों की बात करूंगा, मैं इस चुनाव में सीटों पे और कहां जीत कहां, मैं दूसरी बातें कर रहा हूं। पहले बताइए आपकी पार्टी लड़ी कैसी? आप 4 सीट पे थे। हम गठबंधन नहीं, हम देखिए, हम इसको इस तरीके से बात करेंगे कि हम गठबंधन, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, हम 4 कैसा लड़े आप लोग? हम 4 नहीं, 14 सीटों पे लड़ रहे थे। ये गठबंधन का चुनाव है और हम गठबंधन में मिलकर मजबूती से चुनाव लड़े हैं 14 सीट पर। आप देखिएगा, चाहे रायबरेली हो चाहे जालौन, हम सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और ये कहीं नहीं था कि किस पार्टी का आदमी लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर आज गया, मेरा वोट उधर बीकेटी वाले में लगता है तो मोहनलालगंज में आता है, तो मैं गया तो मैंने साइकिल ढूंढकर उस पर वोट डाल दिया। सवाल इस बात का है कि मैं जो है बात करना चाह रहा था, मैं केवल आपकी समझ लेता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कैसा चुनाव लड़ी, ये बताने में शानदार चुनाव लड़ी है। हाँ, तो वही बताइए, किन मुद्दों पे लड़े आप? बस क्या चला जनता के बीच? आपको ले जाना चाहता था। ये जो चुनाव है, ये पूरा का पूरा बुनियादी मसलों पर है। 2017 से लगातार पर्चे लीक हो रहे थे। ये ठीक बात है कि आदमी भूल जाता है। अभी ठीक फरवरी में जब 48 लाख बच्चे एग्जाम देने लगे और पर्चा लीक हो गया, मैं रायबरेली में 13 दिन रहा। ग्राउंड पर क्या हो रहा था, जब बच्चों से बात, युवाओं से बात करिए, युवा लड़कियों से बात करिए, इतना आक्रोश था उनके अंदर, इतना आक्रोश। जॉब को लेकर नहीं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। पर्चा लीक और रोजगार को मैं अगर एक कैटेगरी मानूं तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, महिलाओं से मिलने के, आपको लगता है कि जब आप 1000 रुपए का सिलेंडर बेचेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा? पर मिडिल क्लास की महिलाएं तो बीजेपी को वोट कर रही है।
आप किसी भी लाइन पे जाओ और ये माइक लगाओ, इस आपको चुनाव जवाब मिले। के परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि किसको किसने वोट दिया। आप एकदम स्पष्ट था कि महंगाई कमर तोड़ रही है। मतलब मैंने वहां पर जितनी महिलाओं से हम लोग मिल रहे थे, एक मसला सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई, त्रस्त है आदमी उससे। हो सकता है आप ऐसा चश्मा पहनते हो कि आप अपने समर्थकों से ही मिलते हो। बीजेपी वालों का अलग चश्मे हैं। 20 लिंक भेज दूंगा जहां पर हम नहीं गए। अरे वो भी 25 लिंक दे देंगे। नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। ओके, क्योंकि तो युवा। ओके, चलिए अब महिला, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट अमेठी? हम अमेठी जीत रहे हैं, उसमें कहीं कोई बट ही नहीं है। वो चुनाव एकदम आसान सा चुनाव था। मैंने आपके इसी चैनल पर, आपको याद होगा जब मैं पिछली बार आया था और अमेठी का किशोरी लाल स्मृति ईरानी, आपके अध्यक्ष तो हरा नहीं पाए थे उन्हें। राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी को हार का सामना। आज आप सोचते हैं कि उनके निजी सचिव स्मृति ईरानी को हरा देंगे? कहा था कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने 5 साल में जिस तरीके का, मैं कहता हूं, आतंक बोया था, 6 पत्रकारों को निकलवा दिया, लोगों से बदतमीजी, बात करने का सलीका नहीं, काम कोई नहीं, सिर्फ झूठ सिर्फ झूठ। हाँ, एक सच था कि 15,000 स्क्वायर फीट में मकान शानदार उनका बन गया। तो आप कहना चाहते हो कि गांधी लैंड पर आपकी वापसी है? मैंने आपसे एक बात इसी चैनल पर कही थी, आपके रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, कि अमेठी में हमारा सबसे जो सामान्य कार्यकर्ता होगा वो भी हरा देगा स्मृति ईरानी को। और किशोरी लाल जी तो 40 साल से वहीं पर हैं। बाराबंकी और झांसी हम जीत रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। अगर मैं, तो मुझे लगता है 30-35 सीट करनी पड़ेगी मुझे। 14 आप जीते ले रहे हो, बीजेपी 14, ये तो कह रहे हैं सब हमारी ही है। मैंने कहा नहीं, मैं सीटों की गिनती पे नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि जनता हमारे साथ है। मैं बंशीधर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मिश्रा जी, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट का इलाका है, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, क्या तय किया इस बार बुंदेलों ने? हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर, आप बोलें। ठीक। देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी एज पर है। अभी बीजेपी अभी डोमिनेट कर रही है। होता क्या है कि ये जो सतह पर चीजें दिखाई पड़ती, हेलो, कुछ मैं सुन पा रहा हूं, आप कंटिन्यू रहें सर, मैं सुन पा रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू। जी, ये जो सतह पर दिखाई पड़ती है, अंदर होता नहीं है। जो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, खास करके समाजवादी पार्टी में, वो जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ, लेकिन वो अंदर से अपने प्रभाव क्षेत्र के जितने मुखिया लोग हैं उनसे धीरे से कान में फुसक देते हैं कि भाई कांग्रेस को, हाथ को ना मजबूत करना। उसका राजनीतिक कारण है उनका अपना, क्योंकि उनकी मजबूत दावेदारी रही है, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने भी टिकट दिया, और जिसको टिकट दिया वो निश्चित रूप से अच्छे उम्मीदवार हैं और बहुत लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। प्रदीप जैन जी, और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में 5 साल के लिए जी। लेकिन सवाल यही है कि जिस पार्टी में है वो, उसकी एक्सेप्टेंस समाज में तमाम सारे कारणों से वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए भी बीजेपी कैंडिडेट डोमिनेटिंग है, और यही कमोबेश यही हाल पूरी जगह। देखिए, जितने पिछले 2 चुनाव हुए हैं जी, पूरे देश में ये चर्चा रही है हमेशा कि देखिए बीजेपी बड़े टक्कर में है और सारी चीजें, टक्कर होना भी चाहिए, लेकिन सबसे मजबूत सवाल होता है, देखिए भारतीय राजनीति का जो सबसे बड़ा विरोधाभास, कांग्रेस के अवसान का, डिमाइज का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। ऐसा नहीं कि उसके कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका जनाधार कम हो गया है, बल्कि लीडरशिप में आइडियोलॉजी का अभाव है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू बड़े आइडियोलॉग थे, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी, बहुत कुशल प्रशासक थी, चाहे वो देश के आंतरिक मामलों में है या विदेश के मामलों में। फिर राजीव गांधी मिस्टर क्लीन हुए, 5 साल तक उनका चला। उसके बाद संक्रमण का दौर रहा करीब 15-20 सालों तक। मनमोहन सिंह नरसिंहा राव की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और आज की जितनी इकोनॉमी है, जो कहा जाता है कि मोदी जी, सर मैं ये जानने में मेरी थोड़ी दिलचस्पी है कि इधर हमीरपुर की तरफ, जालौन की तरफ और बांदा चित्रकूट की तरफ क्या माहौल रहा? क्या जातिवाद इस बार ज्यादा चल रहा है? देखिए, जातिवाद भारतीय राजनीति का एक यथार्थ है, कटु यथार्थ है, हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन जो वोट बैंक, बेस वोट बैंक होता है, वो बहुत मायने रखता है। बेस वोट बैंक किसके पास है, यानी जनाधार जो है, जो
पूरे समाज में कुशवाहा हैं, साहू हैं, मौर्य हैं, सवर्ण हैं, ये इनमें हरिजन है, खास करके ये किसके पास है? तो ये भी मेजर चंक यानी बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसलिए भाजपा को एज हो सकता है। अब रही बात कि पटेल का, तो उनका डिवीजन भी होता है। पटेल कुछ इनके साथ भी होते हैं, कुछ जिनके कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके पास भी होते हैं। लेकिन उनके यादवों के या मुसलमानों के, यादवों में भी विभाजन है, क्योंकि उनमें कुछ हिस्सा वो बीजेपी के पास चला जाता है क्योंकि उसका अपना अच्छा, मैंने देखा है सर, जो बुंदेलखंड को एनालिसिस किया कि जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, पूरा दे देता है, और जिससे छीनता है एकदम भिखारी बना देता है। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे अभी कल तक का था कि जो जुलूस वगैरह में थे वो प्रदीप जैन जी के साथ अच्छी संख्या थी, लेकिन आज जो वहां से समाचार मिले जगह जगह से कि जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है उसमें बीजेपी की तरफ ज्यादा। तो आपका मानना है कि बीजेपी बुंदेलखंड इलाके में अभी भी काफी डोमिनेंट रोल अदा कर रही है? और अभी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ऐसा लगता है। सर सेकंड राउंड सर शुरू करेंगे तो आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। मैं गौरव अवस्थी जी को जोड़ना चाहता हूं, रायबरेली के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछली कई डिबेट में भी मेरे साथ मौजूद रहे। गौरव जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सबसे ज़्यादा अगर डिमांडिंग स्टोरी या सीट कोई मीडिया में या जनता के बीच चर्चा में है तो वो है रायबरेली इस फेज़ की। आपने क्या महसूस किया आज जब वोटिंग हुई? तो जनता के मन में क्या रहा? कौन ज़्यादा हावी दिखा और कौन से मुद्दे ज़्यादा चले? यहाँ जो वोटिंग का ट्रेंड हमें शुरू से दिखा, कुछ हमने अनुसूचित जाति के, दलित वर्ग के और ओबीसी के, जैसे माली है, नाऊ है, इस तरह से इन वर्गों को टटोलने की एक कोशिश की थी। तो कुछ तो खुले और कुछ साइलेंट हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि दिल की बात दिल में ही रहने दीजिए, वोट हम दे आए हैं। और संकेत उनके कांग्रेस के तरफ ही निकल कर आ रहे थे जो भी बातचीत कर रहे थे जी। तो हमें लगता है कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट पर जो परंपरागत उसके वोट हैं कास्टिज्म के अलावा वो सारे के सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज चल रहा था शुरुआती दौर से कि ये 60% को टच करेगा, क्योंकि राहुल गांधी की नई उम्मीदवारी थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और लोगों में। जी हाँ, टच नहीं कर पाया, वो 1% ही बढ़ा। हमें उम्मीद थी कि ये 3.5-4% इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, बट अगर कंपैरिजन करें लास्ट टाइम से तो तकरीबन 1.5% बढ़ा है। 2% करीब। हाँ, 1-1.5% आप कह सकते हैं। हाँ, मान लेते हैं, करेगा जब फाइनल फिगर आएगी। ओके, तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपना इस किला को बचाने में कामयाब होगी और कांग्रेस के मुद्दे रायबरेली में चले? डोमिनेंट पोजीशन पे है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस डोमिनेंट। बीजेपी से क्या आपको लगता है कि वो किला छीनने में बीजेपी कहाँ चूक गई? आपके मुताबिक बीजेपी ने रायबरेली में क्या मिस्टेक की? देखिए, बीजेपी का आज भी जो इस लोकसभा क्षेत्र में दिखा कि उनके कांग्रेस के लोग ये शिकायत करते रहे कि उनके भाई आए और वो बस्ता छीन के चले गए कई बूथों पर। इस तरह की शिकायत दिन भर यहाँ की फिज़ा में तैरती रहीं। उनकी बदअमनी की, इस तरह की दबंगई की शिकायतों को लेकर भी लोगों में ये मतदाता, आम मतदाता पसंद नहीं करता है और इसका रिएक्शन भी होता है। तो कुल मिला के बीजेपी एक तो अपनी गुटबाजी की शिकार है, जैसा पिछली डिबेट में भी हमने कहा। आपने बताया था अदिति सिंह का, धीरेन्द्र बहादुर का, सुरेंद्र बहादुर का और मनोज पांडे के आने से कुछ लाभ हुआ या नहीं? हाँ, एक लंबी चेन है। थोड़ा लाभ होगा ऊंचाहार में, क्योंकि उनका प्रभाव तो है ब्राह्मण्स में, लेकिन जितना प्रभाव उनका है उतना पूरा भाजपा के खाते में आएगा, इसमें हमें संदेह है। दूसरा, स्वामी प्रसाद के बेटे का अचानक कांग्रेस पार्टी के से प्रियंका गांधी से मिलना और उनको सपोर्ट कर देना। ऊंचाहार डलमऊ इलाके में मैंने देखा है कि काफ़ी उनकी बिरादरी का मौर्य कुशवाहा वोट बहुत है। आपको लगता है कि ये उनको अपने साथ लाने में कांग्रेस को कोई लाभ हुआ अथवा नहीं हुआ?
ये शुरुआती दौर से, जब से स्वामी प्रसाद जी की समाजवादी पार्टी में अनबन और खटपट हुई थी जी, तभी से ये चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और उनके पास कांग्रेस की मदद के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा हुआ है और उनका एक बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक पीडीए के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर पहले से भी कांग्रेस के रुझान में था। कांग्रेस के थोड़ा सा स्लाइड सा। फाइनली आपका ये मानना है कि रायबरेली में कांग्रेस अपर हैंड है? जरूर गया हूँ, अपर हैंड है और बहुत अगर लोगों के आधार पे जो बातचीत आज हमने की और उससे जो ट्रेंड निकलता है कि हो सकता है कि कुछ लीड उनकी बढ़ भी जाए। शुक्रिया गौरव जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले राउंड में आपसे अमेठी के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र सोनी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 5th फेज की 14 सीटें जहां पे ये चुनाव हुआ, स्पेशली अवध के इलाके का जो चुनाव है, आपने क्या महसूस किया? इधर क्या चल रहा है सर? देखिए ब्रजेश जी, हमारा साफ साफ कहना है कि चूंकि ये अयोध्या है, अवध क्षेत्र में अयोध्या है और यहाँ राम मंदिर का मुद्दा हमेशा बना रहता है, तो जिस समय 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ था, मेरा अपना मानना है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए जो लोकसभा चुनाव है वो पीक पर, उसको हाइट पर लेकर पहुंच गए थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव और करीब आता गया, उसको उस हाइट पर मेंटेन रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करके जो विपक्ष है, विपक्ष ने संविधान के बदलने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात और इस बीच आरक्षण वाला भी विषय बड़ा चला लोगों के बीच। हाँ, आरक्षण का मामला और इलेक्टोरल बांड आ गया, फिर वैक्सीन का मामला आ गया। इसने थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के वातावरण को प्रभावित किया है और ये मानना है ब्रजेश जी के जिस तरह से अयोध्या में अगर आप आए तो अयोध्या के बीच में जब आप बात करेंगे तो आप मतलब मतदाताओं के बीच में राम मंदिर और अयोध्या का विकास सर चढ़कर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ये मुद्दा फीका होता जाता है और जाति आधारित होते, क्योंकि संविधान का, आरक्षण का, इन चीजों का सीधा संबंध जो है वो संविधान। अच्छा, मुझे बताइए गोसाईगंज, मिल्कीपुर, बीकापुर, इधर क्या चला? देखिए गोसाईगंज में तो अभी मतदान होगा 25 तारीख को। अच्छा, वो दूसरी चीज। अच्छा, सुल्तानपुर वाले में है वो। लेकिन हाँ, अब आपने देखा है कि तमाम क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं या भीतर घात जो करने वाले लोग हैं, तो इसकी एक छाया आपको मिल्कीपुर में भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चीजें जो सामने आई हैं वो निश्चित रूप से इसको प्रभावित करेंगी और ये तो हम पत्रकारों के लिए कहना उचित नहीं है कि कौन जीत रहा है, लेकिन भाजपा की का राह जो है, जनरल सीट से शेड्यूल्ड कास्ट के नेता को टिकट देना समाजवादी पार्टी के लिए ये प्रयोग कैसा रहा? इसको क्या मानते हैं? प्रयोग इसके साथ ही हम आपको एक बात बताना चाहेंगे ब्रजेश जी कि जिस तरह से गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस और सपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण की बिसात बिछाई है और उसमें उर्मी हुए, पाल हुए, धनगर हुए, मल्लाह हुए और इसके अलावा साक के हुए, सैनी हुए, इन लोगों को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है वोटों को, टिकट को, और यादवों को केवल 6 वोट दे रखा है, तो इसके अलावा समुचित तरह से जी। और इधर गोंडा कैसरगंज ब्रजभूषण का बेटा कैसा चुनाव लड़ा और कीर्तिवर्धन श्रेया वर्मा के बीच गोंडा में क्या रहा? देखिए गोंडा की जो आप बात कर रहे हैं तो श्रेया वर्मा तो पहली बार चुनाव मैदान में है, वो बेनी प्रसाद वर्मा की होती हैं और उनकी एक अपनी छवि है। बेनी प्रसाद वर्मा जी की भी छवि रही जिसका लाभ उन्हें मिलना है। कीर्तिवर्धन सिंह 2 बार सपा से, 2 बार भाजपा से सांसद रहे हैं और वर्तमान समय में तीसरी बार जो है चुनाव मैदान में है। लेकिन यहाँ पर भी वही जातीय समीकरण ने भाजपा के सामने संकट खड़ा कर दिया है ब्रजेश जी। और इसके अलावा जो कैसरगंज, आपका कहने का मतलब है कुर्मी, यादव, मुसलमान और दूसरी बिरादरियां, शेड्यूल्ड कास्ट, ये डाइवर्ट हुए? हाँ, अभी आपने फैजाबाद लोकसभा की बात की थी, तो यहाँ जो अनुसूचित जाति का जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है, अवधेश प्रसाद पहले तो लोकप्रिय हैं, 9 बार के विधायक रहे हैं, 6 बार मंत्री रहे हैं, तो जो अनुसूचित जातियों में ध्रुवीकरण हुआ है इसका लाभ निश्चित रूप से गठबंधन के प्रत्याशी बसपा का वोट कमोबेश दोनों तरफ गया और लायन शेयर आपके मुताबिक
इधर गया अलायंस वालों की तरफ। जी जी। और ये कैसरगंज में कैसा रहा चुनाव? कैसरगंज के लिए तो जी, कैसरगंज कैसरगंज में भगत राम मिश्रा जी हैं और करण भूषण सिंह हैं, दोनों पहली बार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जो पृष्ठभूमि भूषण शरण सिंह की थी उसका लाभ तो इनको मिलेगा ही, और वहां पर जीत तो लोगों का कहना है कि संभव है कि करण भूषण सिंह जीते, लेकिन जीत का जो अंतर पहले रहा करता था वो घट सकता है। ब्रजेश जी। ऑल राइट, सोनी जी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपके साथ और दिलचस्प बातचीत कोई बाराबंकी के बारे में भी आपसे बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब आप बताइए 14 सीटों पर क्या चला, क्या नहीं चला, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है? देखिए, एक तो मतदान का प्रतिशत ऊपर उठाने की काफ़ी कोशिश हुई इन 14 सीटों पर, और बाराबंकी में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, जो 6 बजे तक की स्थिति है 67% के ऊपर। हो सकता है कि ये 70 के आसपास पहुंच जाए, अभी जो एग्जैक्ट आए अगर पोलिंग का ये स्थिति। लेकिन लखनऊ में भी इस बार 53% के लगभग मतदान पहुंचा है 6 बजे तक का। अब लखनऊ जो गढ़ रही है बीजेपी की, इस पर तो लोगों को परिणाम के बारे में पहले से कोई शंका नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर माथापच्ची नहीं है। लेकिन 14 सीटों में 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुत खुल के बात हो रही है। एक है कौशाम्बी की और दूसरी है बाराबंकी की। ये दोनों रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, और इन दोनों पर गठबंधन जो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का है, इसने बीजेपी को काफ़ी हद तक छकाया है और काफ़ी ज़्यादा इस पर वो तगड़े से लड़ा है। रायबरेली अमेठी में एक बार फिर से देखिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा है, वहाँ पर उनका अपना हिसाब किताब चलेगा। लेकिन वहाँ पर यह पता लगा कि रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी के भाई बस्ते लेके भाग जा रहे थे, कांग्रेस का कई जगह से गाड़ी में उठा के बस्ता लेके भाग गए। अब वोट तो देखिए लाखों में पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें कोशिशों से क्या होता है। लेकिन जब गुजरा गवाही और लौटा बाराती, चुनाव खत्म, मतदान आज के बाद वही हाल हो जाएगा। इन लोगों का कौन पूछता है किसको। लेकिन ये जो हालात हैं ब्रजेश जी, ये साफ दिखाता है कि बुंदेलखंड में जो जितनी सीटें हैं उस पर भाजपा भारी पड़ रही है अपने विपक्षियों पर। बुंदेलखंड में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 14 सीटों में से जब एक सीट खाली कांग्रेस के पास थी रायबरेली की, 13 तो भाजपा के पास थी। और जो इस बार के हालात हैं, अगर उसमें 400 जो पार का नारा है वो तो तभी सार्थक होगा जब 14 बीजेपी जीते, जैसा कि हीरो वाजपेयी जी ने कहा। लेकिन अगर 14 में 3-4 भी फंस गई तो फिर वो भाजपा के लिए तो नुकसानदायक है, ये तो उनको देखना होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं इस चुनाव में कि मोदी की सरकार 10 साल से चल रही है। जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन बीजेपी के बजाय सहयोगी दल सबसे ज़्यादा फायदा तो अपने परिवार के लिए हमेशा लेते रहे, उसको भी जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात गई। दूसरा ये है कि अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया के लिए प्रतापगढ़ में बोला, उससे एक स्वाभाविक रूप से जनसत्ता दल का जो वोटर था उसका गुस्सा उसको हुआ और उसका नुकसान भाजपा को हुआ। क्षत्रिय समाज में भी अनुप्रिया पटेल के इस बयान को अच्छा नहीं माना गया है, और इसकी नाराजगी उनको आने वाले प्रतापगढ़ के चुनाव में भी झेलनी पड़ सकती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुप्रिया पटेल ने भाजपा का कोई नफा नहीं किया, नुकसान ज़्यादा कर दिया। अब जब आती है बात गरीबी के मुद्दे की, अब आती है बात कि प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था और हुआ। देखिए, जब बीजेपी ने सारे कैंडिडेट रिपीट कर दिए लगभग, तब ये बात आई कि भाजपा से नहीं, प्रत्याशियों से कुछ लोगों में नाराजगी है, और उस नाराजगी के नाते 5-7% वोट भाजपा को नुकसान हो सकता है, और वो एक बड़ा कारण इस चुनाव में, इस मतदान में आप देख सकते हैं। वैसे जो तहसील और थानों की स्थिति है, अफसरों की मनमानी है,
भाजपा की सरकार में वो कार्यकर्ताओं को तकलीफ देती है, उसके बावजूद भी लोग वोट देने के लिए निकले। लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जो राम मंदिर से लेके जो जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला जैसी स्कीम है, सम्मान निधि है, इन सब चीजों पर, महिला उत्पीड़न का जो मामला है, इन पर वो चुनाव जीत लेगी। लेकिन इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा ये उसको उम्मीद नहीं थी। वैसे थोड़ा सीट वार बताइए, मोहनलालगंज को में कैसा रहा कौशल किशोर और आर के चौधरी के बीच? ब्रजेश जी देखिए, आर के चौधरी मोहनलालगंज से कई बार विधायक रहे हैं, सुरक्षित सीट यह भी है और यहाँ पर वो अच्छा लड़े हैं। लेकिन सरोजनी नगर का जो इलाका है जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती दिखाई पड़ी है, इसके अलावा मोहनलालगंज में वहां से उनकी पत्नी सांसद हैं, तो कौशल किशोर के मामले को आप 50-50 के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा बाराबंकी चलिए, इतना बम्पर वोटिंग कैसे हो गई? 70% पहुंच रही है। में तो जो एक कहा जाए कि बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है और भाजपा बहुत मुश्किल में है, ये बहुत साफ है बाराबंकी की सीट पर। बाकी आप झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये आप मान सकते हैं कि सब भाजपा बढ़त की ओर है। वहां पर कौशाम्बी में मैंने बताया कि प्रत्याशी का इतना विरोध, और राजा भैया ने साफ कहा एंटी इनकम्बेंसी है, प्रत्याशी की है, पार्टी की नहीं है। तो और अनुप्रिया पटेल के बयान से भी बड़ा नुकसान हुआ है वहां भाजपा को। अब अयोध्या, जिसको फैजाबाद कहते थे, कैसरगंज, गोंडा, ये सीटें हैं। अब इन सीटों पे कोई चमत्कार हो जाए तो भले गठबंधन जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है वो कोई सीट जीते, अन्यथा अब राम मंदिर बनवा के भी बीजेपी अयोध्या में न जीत पाए तो कब जीते? अब तो यही जनवरी में उद्घाटन हुआ था, तो बचा क्या? तो इतने में तो जीत जाना चाहिए। रायबरेली और फतेहपुर, गंगा के एक पार्ट इधर एक इधर। ब्रजेश जी, फतेहपुर में लड़ाई अच्छी हुई है। जब नरेश उत्तम पटेल ने नामांकन किया था तब लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहां इंडिया गठबंधन इतना मजबूत लड़ पाएगा। लेकिन अभी भी वहां पर आप ये खुल के नहीं कह सकते फतेहपुर में जो है इंडिया गठबंधन का अपर हैंड है। कोई लड़ाई है और अच्छी लड़ाई है। रायबरेली क्या पाते हैं आप? देखिए, रायबरेली में गांधी परिवार को काफी सम्मान दिया है लोगों ने, मतदाताओं ने, और जितनी भी रिपोर्ट आई है वहां पर जातीय आधार को से ऊपर उठकर जाति की स्थितियों से लोगों ने राहुल गांधी को एक मौका देने का शायद मन बनाया है। अब ये तो परिणाम बताएंगे। और दिनेश सिंह तो देखिए वो प्रत्याशी हैं लेकिन वो मंत्री भी हैं, तो मंत्री अब पार्टी ने कहा तो लड़े तो है ही है, पिछला चुनाव भी लड़े थे, तो अब रिजल्ट तो उनके आएगा, लेकिन लड़ाई वहां पर तो राहुल गांधी बनाम है जो कुछ है, ये बात तो लोगों को पता चलना चाहिए। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जिस दौर में ये चीजें चल रही हैं वहां पर बहुत कहना कठिन है कि कौन कितनी सीट जीत रहा है, लेकिन 10 साल की मोदी की सरकार के बाद ये एक पहला ऐसा मौका आया है कि मायावती और अखिलेश का भी गठबंधन हुआ, लेकिन तब पुलवामा की घटना हुई और सेंटीमेंट बहुत हावी थे, मोदी की लहर और तूफान थी। इस बार चुनाव बहुत बारीक है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, चुपचाप वोट डाल रहे हैं। शायद लोग दबाव में हैं या डरते हैं या सोशल मीडिया का इतना जोर है कि एक्सपोज हो जाएंगे, बाद में उनको परिणाम भुगतना पड़े, तो शायद इतने लोग अब होशियार हो गए हैं कि वो पहले कुछ बोल नहीं रहे हैं, खुलते नहीं है। तो ये राजनीतिक दलों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है जी। बहरहाल हमारे देश में नेता चाहे जितने अच्छे काम कर ले, सियासत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन सम्मान लोगों को मरने के बाद मिलता है। जीते जी तो महापुरुषों तक की आलोचना हुई है। तो सुनिएगा कि जो लोग बहुत बुलंदी पर होते हैं उनके सामने परेशानियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि मैं खुल के हंस रहा हूं फकीर होते हुए, और वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए, और यहाँ पर इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं। मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूँ कबीर होते हुए, और जिसे भी चाहिए मुझसे दुआएं ले जाए, मैं लुटा रहा हूँ दौलत फकीर होते हुए।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, जिस तरह का चुनाव आपने 2014, 19, 17 और 22 में इस इलाके में लड़ा, केक वाक नहीं है आपके लिए इस बार, कुछ तो है जो आप स्मेल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, कोई भी चुनाव सरल नहीं होता है। सरकार काम करती है और सरकार के कामों की समीक्षा चुनाव के दौरान ही होती है। जनता जनार्दन है, ये हर कोई जानता है। हमने परीक्षा पूरे मन से दी है, हमने जनता के बीच में जाकर काम किया है, हम जनता के बीच में लगातार रहे। जो भी गठबंधन ये बना है, ये अवसरवादी गठबंधन है। जनता भी ऐसे कई गठबंधन को देख सकी है। इनके पास ना कोई नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, ना आगे कार्य करने का कोई योजना है। सबकी अपनी अपनी ढकली है, अपना अपना राग है। हाँ, जरूर है कि इनका एक एजेंडा है कि आदरणीय मोदी जी को चुनाव में हराना है। इस एजेंडे के अलावा कोई एजेंडा ये जनता तक नहीं पहुंचा पाए। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमारे पास देश में भी एक ऐसा नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, और प्रदेश में भी एक ऐसा नेतृत्व है आदरणीय योगी जी के रूप में। इस आधार पर और जो पार्टी ने कार्य किया, पार्टी लगातार जनता, हमारा इतना विशाल संगठन है, लगातार हम लोगों से कनेक्ट रहे और सरकार की जो योजनाएं चली वो जनता तक सीधे पहुंची हैं। हम उसी आधार पर अपनी जीत का दावा करते। बाकी तो 4 जून आप को महसूस पता करते हैं लगेगा कि कौन आपके ज्यादा सोच रहा था, प्रत्याशियों के लिए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है? आपने राजा भैया का भी स्टेटमेंट सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर टुवर्ड्स कैंडिडेट्स। स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि ब्रजेश जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि कोई आदमी जब 10 साल 15 साल तक किसी पद पर रह लेता है तो जो अच्छाइयां होती हैं वो पार्टी के खाते में, संगठन के खाते में तमाम लोग डाल देते और उसकी निगेटिविटी थोड़ी देखने लगते हैं। पर मुझे लगता है कि देश इस समय केवल इस पर चल रहा है कि आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे प्रत्याशियों की कुछ कमियों को भी जनता ने भूलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। किस आधार पर आप दीपक जी क्लेम कर रहे हैं कि आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी इस इलाके में बड़ा चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही? क्या, कौन से आपके मुद्दे ऐसे हैं, या क्या आपने ऐसा नया प्रस्तुत कर दिया जिससे आपको लगता है कि बीजेपी से निकल के सब आपके पास आ जाएंगे? देखिए विजय जी, सिर्फ 5वां चरण ही नहीं, आगे पिछले जो चरण हुए, 4 चरण हुए हैं, उसमें भी इंडिया ब्लॉक ने बहुत अच्छा किया है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक इंडिया ब्लॉक को अनएक्सपेक्टेड सीट्स आ रही हैं। और अभी आदरणीय वंशीधर जी ने कहा कि इन लोगों के इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ दिख तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आपकी बार ये अलायंस। उनका कहने का तात्पर्य था कि एक कोई समग्र विचार जैसे नेहरू इंदिरा के समय होते थे, वो समग्रता के विचार वाला कोई। देखिए, नेहरू जी और इंदिरा जी तो एक ही पार्टी के थे वो लोग। हम लोग 2 अलग अलग पार्टी के होते हुए लाइक माइंड के लोग एक साथ आए हैं। और निश्चित रूप से जिस मजबूती के साथ जहां पे कांग्रेस का संगठन है, जहां पे समाजवादी पार्टी का संगठन, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम लोग 80 की 80 सीटों पे हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटैक्ट है पूरी तरीके से। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश जी, इनके पूरे वक्तव्य में कहीं पे विकास की कोई बात नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की कोई बात नहीं। यही प्रधानमंत्री जी थे जो जीएसटी को, नोटबंदी को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे ये मांगा, लेकिन उसमें कहीं नहीं सकते हैं। ये जाए तो कोविशील्ड को लेकर के जनता के बीच में, लोगों के बीच में, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जाए तो आपको लगता है कि ये सब इस बार जीएसटी, वैक्सीन, डिमोनेटाइजेशन, ये सब मुद्दा है क्या? मुद्दा सिर्फ बुनियादी है। और मैंने कहा नहीं कि लोग अपनी रोज की जरूरतों से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है। घर में एक एक लड़का जवान लड़का बेरोजगार बैठा है। लोग की रिपोर्ट करती है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। मतलब बाप रिटायरमेंट के कगार पर है, बेटा बेरोजगार बैठा है। मुद्दा ये है। और जिस उज्ज्वला की बात ये करते हैं, तो लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जिस उज्ज्वला की ये बात करते हैं, सिलेंडर देने के बाद लोग भरवा नहीं पा रहे, घर पे सजा के अच्छा, एक बार बीजेपी लगाती कि आप अब्दुल को जो है आरक्षण दे दोगे। मैं एक लाइन में इस बात को खत्म, मैं इस लाइन को एक बात में खत्म कुछ है इसमें। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी कितने अनस्टेबल से हो गए हैं। एक दिन कहते हैं मंच पर खड़े होकर कि साहब वो कांग्रेस सब कुछ मुसलमानों को दे देना चाहती है, अगले दिन उसी मंच से कहते हैं कि साहब मैं तो ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, बगल में मुसलमानों के घर से खाना आता था। फिर तीसरे दिन कहते हैं कि कांग्रेस 15% बजट मुसलमानों को दे देना चाहती है। फिर चौथे दिन कहते हैं कि मुहर्रम में मैं ताजिए के नीचे से निकल कर जाना चाहता था।
मुहर्रम में मैं ताजिए के नीचे से निकल कर जाता था, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे हालात से विचलित से हो गए। थैंक यू, शुक्रिया। मैं बंशीधर जी को आमंत्रित करता हूं। मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बीएसपी जैसी पार्टी जो अभी भी 2022 में 12.5% का वोट शेयर इनके पास था, आपको लगता है कि इस चुनाव में बीएसपी कुछ रेलिवेंट है, अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख पाएगी या और नीचे आएगी? नहीं, वो इंटैक्ट नहीं रख पाई है, वो निश्चित रूप से नीचे जाएगी, क्योंकि वो या तो भी कहें कि उनका विल पावर नहीं रहा शुरू से, जैसे उनको दिखाना चाहिए था लड़ाई में, वो नहीं दिखे, बिल्कुल लड़ासीन लुकवार में रहे, और एकाएक आए तो बहुत आधे अधूरे में से मायावती उसमें उतरी है, उसका मैसेज जाता है। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है इस गठबंधन के साथ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस के साथ अगर कुछ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की वोट जाते भी तो वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं जाते, क्योंकि उनका उत्पीड़न, जैसा उनका मानना है कि उनका उत्पीड़न उनके शासनकाल में होता रहा है। तो ये उनकी, तो ये जो बीएसपी का वोट टूट रहा है आप बता रहे हैं, ये जा किसके पास रहा है, इसका लॉयन शेयर? इसका जो बेनिफिशियरी है, इसका जो लायन शेयर है, वो अब भी बीजेपी है। ओके, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, और मैं अपना मेरा और आपके मुताबिक बसपा भी और नीचे आएगी? हाँ, आना चाहिए जी, क्योंकि वो कई जगह वो फाइट में नहीं है, वो बिल्कुल सरेंडर से कर दिया है। और गौरव अवस्थी जी, आप मुझे बताइए कि ये रायबरेली, अमेठी और इधर कुंडा की साइड आ जाइए, या इधर थोड़ा मोहनलालगंज की तरफ बढ़िए, इधर शेड्यूल्ड कास्ट समाज जो बसपा का एक कोर वोट बैंक था, वो हर बार चुनाव लड़ते थे और अच्छे खासे वोट रायबरेली भी मैंने देखा था सिक्योर करते थे। इस बार शेड्यूल्ड कास्ट का मतदाता इन इलाके में, मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, कुंडा की तरफ, ऊंचाहार की तरफ, ये आपको किधर जाता दिख रहा है? कुछ टूट हुई है? हमने आपको पहले बताया था कि जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा था और जो दलित वर्ग है उसका रुझान स्पेशली रायबरेली में तो कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, अमेठी में भी दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो गठबंधन की शक्ल आई है इसने कुछ उनके अंदर ताकत भरी है। और ये मुद्दा जो संविधान बचाने का आया था, संविधान लोकतंत्र बचाने का, संविधान को ख़त्म करने का जो मुद्दा गठबंधन ने जोरदारी से उठाया, तो इस मुद्दे ने भी शेड्यूल कास्ट को काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि वो बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान से जुड़ा मसला। मैं एक इंटरवेंशन क्वेश्चन इसमें आपको दे रहा हूँ। मोदी जी बार बार इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं, 10 बार कह चुके हैं, तो क्या वो सफाई का असर नहीं पहुँच पा रहा है संविधान और आरक्षण के मामले में? देखिए, वो सफाई देने का एक अर्थ भी यही आता है कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं नीचे तक असर कर गया है, तभी सफाई की ज़रूरत आ रही है। और वो सफाई उतना असर करेगी क्योंकि एक मतदाता से हमने बात की तो उसने कहा कि सही है जो खाने को दे रहा है, कोई खाने को दे रहा है हम उसको करेंगे, लेकिन वो कह रहा है ये भी सही है कि हमको ज़मीन तो रहने के लिए कांग्रेस ने दी, खाने की बात पर उसका संकेत भाजपा की तरफ है। तो वो दो तरफ उसका डाइवर्जन हुआ है इस चुनाव में, ये पहली बार हम देख रहे हैं। और मैंने देखा बीच मैदान से रायबरेली में मुझे बीएसपी का प्रत्याशी तो गायब ही हो गए, वहाँ पे चुनाव ही मुझे लड़ते कहीं नहीं दिखे। हाँ, बीएसपी ने जिस उम्मीद से यादव समीकरण गिराने का कोशिश किया था, लेकिन बीएसपी का अपना वोट बैंक ही नहीं बच रहा है, तो दूसरे कनेक्शन पे वो कोई लड़ता हुआ दिखेगा तब यादव ड्राइवर। तो आपके मुताबिक जैसा मिश्रा जी अभी कह रहे थे बीएसपी का नुकसान होगा ज्यादा? जी, यहाँ तो बीएसपी वैसे भी कभी प्रभावी भूमिका में किसी भी चुनाव में, लोकसभा में खास तौर से नहीं रही है। विधानसभा चुनाव में उसका ग्राफ रहा है। मैं इस पूरी पट्टी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मोहनलालगंज, रायबरेली का बॉर्डर एरिया, उधर ऊंचाहार, उधर प्रतापगढ़ की तरफ आप गंगा पार करेंगे तो आपको लालगंज पार करते ही फतेहपुर का इलाका पड़ जाएगा। इन सब इलाकों में अच्छी खासी प्रेजेंस थी। मुझे हैरानी है कि बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे उनके अपने राजनीतिक कारणों से आ रहा है। नहीं, आदरणीय बंशीधर जी का वो भी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है और ऑब्जर्वेशन है कि दलित खिसक रहा है। अभी पिछले चुनाव तक वो
5 किलो राशन और ये सब में बंधा हुआ था। इस बार उसके अंदर कहीं इसमें डाइवर्जन संविधान को लेके। थैंक यू गौरव जी। मैं राजेंद्र सोनी जी को आमंत्रित करता हूं। सोनी जी, अयोध्या से सटे हुए ये जो बाराबंकी का इलाका है, ये इस बार पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका गया। 69% पोलिंग, ये थोड़ा असाधारण नहीं है? ये किस बात के लिए इतनी पोलिंग पड़ी? ये बदलाव के लिए है या फिर जिनको चुना है उनको रिपीट करने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, बाराबंकी के मतदाताओं से जो मेरी बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट ये झलक करके आया कि वहां पर जो मतदाता हैं वो अलग तरीके से जागरूक हैं और वो अपनी एक उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। जैसे वहां पर किसी से बातचीत हुई मतदाता से, तो उसने अगर राम मंदिर बनने का श्रेय भाजपा को देते हुए उसके साथ खड़े होने के लिए, उसका सम्मान बचाने के लिए बात की, तो तमाम मतदाताओं ने यह भी कहा कि अगर परिवर्तन नहीं होता है तो लोकतंत्र जो है प्रभावित होता है और तानाशाही उपजती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहां मतदाता इतने जागरूक हैं, वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ना तो स्वाभाविक है। ब्रजेश जी, ये क्या बीएसपी के वोट पीएल पुनिया की मतलब तनुज पुनिया की तरफ चढ़े, ऐसा है? हाँ, देखिए, जो बीएसपी का वोट है, तो जो 2019 में या 2022 में अगर हम विधानसभा के समय की बातचीत करें, तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर थे वो टर्न हुए थे बीजेपी की ओर। कारण क्या है? और जब सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भी जहां पर सपा का प्रत्याशी था, वहां पर बसपा के जो वोटर थे वो उनके अंदर तो जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के प्रति जो भावना भरी हुई थी, उसके कारण सब भाजपा की ओर गए थे। अब इस बार जो है ये देखना होगा कि क्या कितना प्रतिशत एससी वोट उधर जाता है। लेकिन जो समीकरण है, जब जहां जहां पर एससी प्रत्याशी पाते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, वहां पर सीधे सीधे तो आप ये कहना चाहते हैं सोनी जी कि जो बसपा का वोट बैंक है या स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट दलित कम्युनिटी का वोट है, इसके बेनिफिशियरी दोनों हैं, बीजेपी और ये अलायंस वाले? हाँ, दोनों हैं, किंतु तनुज पुनिया अधिक हो सकते हैं गठबंधन की ओर, क्योंकि बदलाव की बातचीत अगर है तो इस तरह का आधार बनाएंगे तो गठबंधन की ओर जाएगा। और हमारे अयोध्या में सामान्य सीट के बावजूद भी अनुसूचित जाति का जो प्रत्याशी है उसको भी बीएसपी के कोर वोट का लाभ मिल रहा है। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सोनी जी। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थोड़ा वक्त का अभाव है, आप सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी, वरना इस डिबेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को मेरे साथ देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।